Hi, welcome to the MKN Universe. Let's explore the rise of the Marathas. आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त पावर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया के हिस्ट्री का पूरा डायरेक्शन ही बदल कर रख दिया था। एक ऐसा एम्पायर जो बिल्कुल ग्राउंड अप से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक पैन इंडियन फोर्स बन गया। सोचिए 1715 के आसपास का दौर कैसा रहा होगा। रामचंद्र पंत अमात्या का एक बहुत ही फेमस कोट है जहां वो इन फॉरेन पावर्स को जैसे पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स को टोपी पहनने वाले कहते हैं। उन्होंने क्लियरली पॉइंट आउट किया था कि ये व्यापारी कितने जिद्दी हैं और कैसे अपना टेरिटरी बढ़ाकर अपने रिलीजन को फैलाना चाहते हैं। मराठास ने शुरू से ही इनकी इस एग्रेसिव स्ट्रैटेजी को भांप लिया था और उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर एक क्विक नजर डालें तो कहानी शुरू होती है 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से। फिर आता है 1674 उनका हिस्टोरिकल राज्याभिषेक, वहां से 1761 का फेमस बैटल ऑफ पानीपत और फाइनली 1818 में मराठा पावर का डिक्लाइन। यह सफर बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो मराठा पावर का मूल आधार डेक्कन का पठार था, स्पेशली आज का महाराष्ट्र। और उनकी इस यूनिटी के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन था मराठी भाषा का समृद्ध साहित्यिक इतिहास। इस कॉमन लैंग्वेज ने लोगों को एक साथ जोड़ने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। और हाँ, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, इसके पीछे एक डीपली रूटेड कल्चरल फाउंडेशन भी थी। संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर जैसे भक्ति मूवमेंट के महान संतों ने उपनिषद्स और भगवद गीता जैसे सेक्रेड टेक्स्ट्स को मराठी में ट्रांसलेट किया। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? समाज में एक ऐसी सोशल और कल्चरल यूनिटी आई जिसने मराठा पॉलिटिकल शक्ति को एक बेहद मजबूत नींव दी। इट वॉज लिटरली लाइक बिल्डिंग अ रॉक सॉलिड बेस बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ मैसिव स्काईस्क्रैपर। और इस सॉलिड बेस पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस था ना, उसने एक छोटे से क्षेत्र की फोर्स को एक पैन इंडियन यानी अखिल भारतीय पावर में तब्दील कर दिया। उनका विजन इतना शार्प था कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनके आगे टिक नहीं पाता था। उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में सोचें तो वाघनख यानी बाघ का पंजा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह क्लोज कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया एक बेहद डेडली और कारगर हथियार था। शिवाजी महाराज ने इसी जीनियस इन्वेंशन का यूज करके अफजल खान को हराया था। यह साफ दिखाता है कि वो टैक्टिक्स और वॉरफेयर दोनों में कितने एडवांस थे। लेकिन सिर्फ हथियार ही नहीं, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इनका डिफेंस सिस्टम, खास तौर पर पहाड़ी किले। उन्होंने पहाड़ों को लिटरली अभेद्य किलों में बदल दिया था। सैकड़ों माउंटेन फोर्ट्स और 100 से ज्यादा जहाजों वाली नई नेवी उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी का मेन इंजन थे। इन्हीं फोर्ट्स की वजह से वो बड़ी बड़ी दुश्मन सेनाओं के खिलाफ बरसों तक कॉन्फिडेंटली डटे रहे। मिलिट्री के अलावा इनका इकोनॉमिक मॉडल भी सच में ब्रिलियंट था। इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी जैसी हाईली इफेक्टिव टैक्स सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। बेसिकली जो एरियाज उनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, उनसे वो 25% चौथ और 10% एक्स्ट्रा सरदेशमुखी टैक्स लेते थे और उसके बदले में वो उन पड़ोसी प्रोविंसेस को प्रोटेक्शन देते थे और उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखल नहीं देते थे। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और विन विन पॉलिसी थी। अब आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस सिस्टम पर, जो उतना ही ऑर्गेनाइज था। उनकी जुडिशियल सिस्टम डायरेक्टली लोकल पंचायत्स पर बेस्ड थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड देने में बहुत संयम यानी मॉडरेशन रखते थे, जो उस वक्त काफी रेयर था। और हाँ, ऑफिशियल लेटर्स और करस्पॉन्डेंस के लिए उन्होंने मोडी लिपि को प्रमोट किया, जो देवनागरी का एक कर्सिव फॉर्म है, ताकि उनकी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज को बढ़ावा मिले। लेकिन जैसे हर ग्रेट एम्पायर के साथ होता है, वक्त का पहिया घूमा। डिक्लाइन तब शुरू हुआ जब शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को मुगल्स ने पकड़कर बहुत बुरी तरह एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद लंबा संघर्ष जरूर चला, लेकिन धीरे धीरे इंटरनल डिसयूनिटी बढ़ती गई। मराठा सरदार आपस में ही बंटने लगे थे और इसी इंटरनल फुट का फायदा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ब्रिटिशर्स ने उठाया, जिसके चलते 1818 तक इस महान मराठा पावर का अंत हो गया। ओके, तो अभी तक हमने हिस्ट्री समझ ली। अब अपने सोर्स टेक्स्ट पर अच्छी ग्रिप बनाने के लिए लेट्स क्विकली रिव्यू 10 की वोकैबुलरी वर्ड्स जो इन कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, प्रोपगेटिंग यानी प्रचार करना, पैन इंडियन मतलब अखिल भारतीय, एंटिटी यानी संस्था या इकाई, ऑब्स्टिकल को हम बाधा कहते हैं, एग्जीक्यूटेड का अर्थ है फांसी या वध, डिसयूनिटी यानी फूट,
मॉडरेशन मतलब संयम, वर्डिक्ट होता है फैसला, और कर्सिव का अर्थ है घसीट कर लिखी हुई लिखावट। इन शब्दों को याद रखिएगा, इन्हीं से इस हिस्ट्री का असल कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। ऑलराइट, लेट्स स्विच गियर्स अ बिट। जो भी हमने अभी सीखा है उसे टेस्ट करने के लिए एक क्विक Q&A सेशन करते हैं। पहला सवाल, भक्ति मूवमेंट ने मराठा पावर के उदय में कैसे कंट्रीब्यूट किया? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। संतों ने सेक्रेड टेक्स्ट को मराठी में ट्रांसलेट किया, जिसने समाज में एक कॉमन कल्चर और पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की, और इसी शेयर्ड अवेयरनेस ने पूरी सोसाइटी को एकजुट कर दिया। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, मराठा एम्पायर में इन फोर्ट्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों था? जैसे हमने पहले डिस्कस किया, फोर्ट्स इस स्टेट का एब्सोल्यूट कोर थे। इनकी वजह से ही मराठास अपने रीजन्स पर स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल रख पाते थे और बड़ी दुश्मन सेनाओं के सामने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते थे। तीसरा सवाल उनके इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। जो प्रोविंसेस डायरेक्टली उनके कंट्रोल में नहीं थे, वहां से मराठास रेवेन्यू कैसे जनरेट करते थे? इसका डायरेक्ट आंसर उनकी ब्रिलियंट टैक्स पॉलिसी में है। वो 25% चौथ और 10% सदर्शमुखी टैक्स इंपोज करते थे, और रिटर्न में उन रीजन्स को प्रोटेक्शन देते थे, वो भी विदाउट एनी लोकल इंटरफेरेंस। चौथा सवाल गवर्नेंस पर है। मराठा जुडिशियल सिस्टम एक्चुअल में कैसा था? उनका जस्टिस सिस्टम बिल्कुल लोकल लेवल पर काम करता था, थ्रू पंचायत्स, जहां सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग और ऑफिशियल्स फैसले लेते थे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड देने में उनका मॉडरेशन या संयम। और अब आखिरी में पांचवा सवाल, ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली मराठा पावर को खत्म करने में कैसे सक्सेसफुल हो गए? इस दुखंत एंडिंग का एक क्लियर हियर हिस्टोरिकल आंसर है इंटरनल डिसयूनिटी। मराठास आपस में ही डिवाइडेड थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आज के मॉडर्न दौर में भी इंटरनल डिसयूनिटी या आपसी फूट किसी भी बड़ी से बड़ी पावर को गिरा सकती है? इस बारे में जरूर सोचिए। फॉर द PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.